आंसर व्हाई ईरान इज ऑलवेज थिंकिंग और व्हाई इजराइल इज ऑलवेज थिंकिंग कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर पावर नहीं बनना चाहिए। हम पॉडकास्ट से पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि 5% यूरेनियम एनरिचमेंट जो होती है तब तक तो अलाउड होती है। कुछ रिपोर्ट्स अभी सजेस्ट करती थी कि जो ईरान है दैट हैज रीच्ड टू 60% ऑफ द एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। ईरान को कम समझना पहली बात तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। दूसरा सर मैं चाहूंगा कि आप एस्पिरेंट्स के साथ ये शेयर करें, डिस्कस करें कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है क्या और इससे ईरान चाहता क्या है, इस एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस से इसकी आउटकम क्या है ईरान। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो स्ट्रेटजी आपने बात करी कोई ऑफिशियल स्ट्रेटजी नहीं है। ठीक है, ये भी नाम जो है यूएस के थिंक टैंक द्वारा दिया हुआ ही नाम था कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब अभी जो फिलहाल जिस तरह से रिटेलिएशन चल रही है ईरान की तरफ से, हाउ डू यू सी द न्यू लीडर कमिंग इनटू बीइंग एंड हाउ डू यू थिंक ही विल रिएक्ट टू द ऑनगोइंग सिचुएशन। ईरान में जो रजीम है और ईरान में जो पावर है ना बहुत ज्यादा डीपली एंट्रेंच्ड और डीप रूटेड है। ईरान में रजीम चेंज करना इतना इजी नहीं है और मे इट इज इम्प्रॉबेबल। इम्पॉसिबल मैं नहीं कहूंगा, इम्प्रॉबेबल है क्योंकि डीप एंट्रेंच्ड आइडियोलॉजी, फेथ है लोगों की और मिलिट्री कंट्रोल भी है। ऐसा क्या इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है यूएसए का कि मिडिल ईस्ट में कुछ भी हो तो वो यूएसए का इशू पर्सनलाइज्ड बन जाता है। ट्रांजिट और ट्रेड और ऑयल की डिपेंडेंस आती है तो वहां पे वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर एरिया है। तो यूएसए नहीं चाहता कि वहां पे यूएसए का कंट्रोल किसी भी हालत से थोड़ा सा भी कम हो। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है यूएसए का? व्हेन डू यू थिंक यूएसए विल स्टॉप? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो रेजिम चेंज करने का है, योर पॉइंट ऑफ व्यू इज कि शायद वो एकदम से ना हो पाए, तो हो सकता है हमें ये जो स्कर्मिश या कह लें या इसको फुल ब्लोन वॉर कह लें, व्हाटएवर वर्ड यू कैन यूज, ये अभी और लंबा चल सकता है। सर ये रेजिम चेंज इस तब तक पॉसिबल नहीं है जब इंटरनल रेविलियन नहीं होता और आईआरजीसी और वहां की पुलिस आर्मी फोर्सेस इतनी स्ट्रांग है कि इंटरनल रेवोल्यूशन और इंटरनल होने नहीं प्रोटेस्ट इज वेरी 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 डिफिकल्ट। जितने वेरी आप लगा सकते हो उतना लगा लो, उतना डिफिकल्ट है। और रशिया एंड चाइना का अभी तक कोई बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिला। हाउ डू यू सी रशियाज एंड चाइनाज स्टांस एट दिस पॉइंट? Because China has always maintained a very simple stance that China does not get involved in wars. China को पता है that they don't want to waste resources. रशिया को पता है कि यार अगर मैं ईरान में पैर फंसा लेता हूं तो I lose my front on Ukraine. ईरान itself is a big power. ईरान में आप देखो ना, ईरान का सिंपल है कि if we will go down, we'll take the entire region down. करेक्ट। दुबई, कौन सोचता था दुबई को एक हफ्ते पहले कि दुबई पे अटैक हो सकते हैं। सेफेस्ट प्लेस ऑन प्लैनेट अर्थ, देयर आर मल्टीपल न्यूज़ चैनल्स क्लेमिंग कि अब डीजल महंगा हो जाएगा, पेट्रोल महंगा हो जाएगा। हाउ शुड इंडिया नाउ बैलेंस इट्स ट्रेड स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू ऑयल? रिपोर्ट्स आई थी that India has somewhere around 8 months of strategic reserves for oil. मिडिल ईस्ट में टेंशंस ड्रामेटिकली एस्केलेट हुई हैं और अब बात सिर्फ रीजनल सिक्योरिटी की नहीं बची है, बात अब ग्लोबल सिक्योरिटी की है, बात अब एनर्जी सिक्योरिटी की है, बात अब इंटरनेशनल पावर बैलेंस को लेकर है। आज के इस पॉडकास्ट में हम इन सब चीज़ों के अराउंड डिस्कशन करेंगे और ये स्पेसिफिकली यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हमारी जो बात करने के पर्सपेक्टिव होगा, इट विल बी फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट फ्यूचर इंप्लीकेशंस कैन इट हैव। वीडियो को स्पेसिफिक और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने इस पॉडकास्ट को 4 सेगमेंट्स में बाँटा है। पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे ईरान और इज़राइल की राइवलरी के बारे में। सेकंड सेगमेंट वी विल टॉक अबाउट द रोल ऑफ यूएसए। Third, we will talk about the global power politics. And last but not the least, and the most important for all the UPSC aspirants out there, we will talk about what is happening in and around global geopolitics. How is it going to impact India? So इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने व्यूज को आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। माय नेम इज दीक्षांत शर्मा एंड आई हैव अनुज विद मी। अनुज सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सर। एंड आज के सेशन में हम कोशिश करेंगे कि सारे आपके जो भी सवाल, इस टाइम पे बहुत ज्यादा न्यूज है, उस न्यूज को सबसे आसान तरीके से ब्रेक डाउन करके आपके साथ एक चर्चा करी जा सके। सो लेट मी बिगिन विद द वेरी फर्स्ट सेगमेंट जिसमें हम बात करेंगे ईरान इजराइल राइवलरी की। तो इसमें सर मेरे 2-3 सवाल हैं जो मैं चाहूंगा कि बच्चों को पता चले और एस्पिरेंट्स को समझ में आए प्रॉपरली। सर, ये जो हॉस्टिलिटी है इजराइल और ईरान की, इसका ओरिजिन समझना चाहते हैं इन द ब्रीफ मैनर दैट यू कैन। क्या ये कारण आइडियोलॉजिकल है, क्या ये कारण स्ट्रेटेजिक है, या फिर इसमें कोई ना कोई सिक्योरिटी का एंगल है? सर इसमें तीनों ही हैं, जो आपने तीनों पॉइंट्स उठाए तीनों ही हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें आइडियोलॉजी की, तो आइडियोलॉजी तो इज़राइल की जो एक्जिस्टेंस है, इज़राइल की जो फॉर्मेशन है ना, ये उसी के ऊपर सवाल आता है। क्योंकि जब इज़राइल की फॉर्मेशन हुई थी एज़ अ ज्यूइश लैंड, उस समय के ऊपर जितने भी अरब नेशंस थे, उन किसी ने भी इसकी एक्सेप्टेंस नहीं की थी। अब हालाँकि काफ़ी सारे देश जो हैं, वो इज़राइल के साथ अकॉर्ड साइन कर चुके हैं। इजिप्ट हो गया, है ना? एंड उसके बाद रिसेंटली अब्राहम अकॉर्ड्स भी हुए थे। ऑल्दो सऊदी अरेबिया ने ऑफिशियली कुछ साइन नहीं किया है। पर जहाँ ईरान की बात करते हैं, तो 1979 में जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था ना, वहाँ से सारी की सारी रीजनल सिक्योरिटी जो थी, वो ट्रांसेंड कर गई, वो चेंज कर गई। क्योंकि उससे पहले जो पहली डायनेस्टी थी, उसके यूएसए के साथ अच्छे रिलेशन थे और इज़राइल और यूएसए तो ऑल हैव ऑलवेज बीन कोहोर्ट्स विद ऑलवेज ईच अदर। करेक्ट। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ईरान तब तक उनके साथ अच्छा था। इस्लामिक रेवोल्यूशन ने क्या किया, ईरान को कंप्लीटली ही एक कैटापल्ट कर दिया, उस पोजीशन पे लेके आ गया कि ये ईरान अपने आप को इस रीजन का एज़ एन इस्लामिक शियाइट पावर, एक फिगरहेड समझने लग गया। वहाँ से आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू होता है कि एक ज़ायनिस्ट पावर में और एक शियाइट मुस्लिम पावर में, इस्लामिक पावर में, वहाँ से एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट शुरू होता है। दूसरी अगर हम बात करें सिक्योरिटी एंगल से,
सिक्योरिटी एंगल से अगर हम वेस्ट एशिया को देखते हैं तो वेस्ट एशिया सिक्योरिटी वाइज हमेशा ही एंटेंगल्ड रहा है बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज रिसोर्स पोटेंशियल। और जैसा कि आजकल मीम भी चल रहा है कि जहां जहां पे तेल है वहां वहां पे यूएसए है, कि अगर आपकी स्किन भी ऑयली है ना तो शायद यूएसए वहां पे भी पहुंच जाए। तो ये जो ऑयल का एंगल है, रिसोर्सेज का एंगल है, वो हो गया। उसके साथ साथ वहां पे ईरान जो है इट हैज वन ऑफ द हाईएस्ट रिसोर्सेज, ऑयल रिसोर्सेज। कि आप हिसाब लगाओ कि वहां पे अभी भी इन स्पाइट ऑफ ऑल द सैंक्शंस ईरान फिर भी सरवाइव कर रहा है विदाउट द यूएसएस एडवाइस और यूएसएस ट्रेड। हुँ, ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज बहुत हैं। रिसोर्सेज़ और साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कनेक्टिविटी, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसके ऊपर भी काफी ज्यादा ईरान का कंट्रोल है बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विद ईरान। तो इन सारी वजहों से जो है ईरान जो है उस पोजीशन में खड़ा है कि इट इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ ऑपोजिट पावर टू यूएसए एंड इजराइल। और साथ ही साथ रीजन की जो आपने सिक्योरिटी की बात की थी रीजनल लेवल के ऊपर, वहां पे सऊदी अरेबिया इज अ सुन्नी रजीम एंड ईरान इज अ शियाइट रजीम। तो वो सुन्नी और जो शिया का कॉन्फ्लिक्ट है दैट गोज एज ओल्ड, दैट इज हिस्टोरिक, उस चीज के ऊपर हम चर्चा करने बैठ गए तो एक अलग वीडियो बन जाएगी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ईरान की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का आपने जिक्र किया, बिल्कुल। वो कैसे इम्पैक्ट करता है, कौन कौन से एरियाज को टच करता है, क्या उसकी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर उसकी इंपॉर्टेंस है, वो समझना भी बड़ा जरूरी है। उसके बारे में आगे भी हम बात करेंगे। तो सर मैं यहाँ पे एक छोटा-सा डाटा भी ऐड कर दूँ यूपीएस एस्पिरेंट्स की, जैसे आपने बात करी कि अभी भी 20% ऑफ ऑयल जो वेसल्स हैं, कार्गो हैं, दैट पासेस फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हॉर्मुज। तो 20% के आसपास, तो अगर उस पे रिस्ट्रिक्शन लगती है तो उसका भी ऑयल प्राइसेस के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। करेक्ट। तो अब अगला सवाल सर, पहली बात तो होगी कि हॉस्पिटैलिटी का ओरिजिन क्या है। आपने बोला ओरिजिन आइडियोलॉजिकल भी है, स्ट्रेटेजिक भी है, सिक्योरिटी ड्रिवन, बिल्कुल तीनों सर। पैरामीटर हैं, वो आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आगे चलते हैं। अगला सवाल मेरा है कि इजराइल और ईरान, अगर हम दोनों की बात करें तो इजराइल स्पेसिफिकली सिक्योरिटी एंगल से ये मानता है कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर अटेन कर लेगा या न्यूक्लियर वॉरहेड्स अटेन कर लेगा तो उसके लिए वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाएगा। इसका कारण क्या है सर? व्हाई ईरान इज ऑलवेज थिंकिंग, और व्हाई इजराइल इज ऑलवेज थिंकिंग कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर पावर नहीं बनना चाहिए? देखो सर, ऐसा है कि दुनिया में ना बहुत कम न्यूक्लियर पावर्स हैं। वैसे तो इज़राइल भी अपने आप को सो कॉल्ड डॉक्यूमेंटेड न्यूक्लियर पावर है, पर इज़राइल अभी भी एक एस्टेब्लिश्ड रजिस्टर्ड न्यूक्लियर पावर नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर पावर नहीं है। हम्म, क्योंकि ईरान जो था एक समय के ऊपर ईरान ने एनपीटी को भी साइन किया था। अब ईरान हालाँकि उसके बाद भी एनरिचमेंट लेवल्स आ चुका है। जैसे हम पॉडकास्ट से पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि 5% यूरेनियम एनरिचमेंट जो होती है तब तक तो अलाउड होती है क्योंकि वो सिविल मैटर्स में आप यूज़ कर रहे हैं। करेक्ट। अगर 90% तक पहुँच जाते हैं तो दैट बिकम्स अ बेसिक प्रॉब्लम, क्योंकि 90% एनरिचमेंट का मतलब है आप उसको मिलिट्री लेवल्स में या न्यूक्लियर पावर बनने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ रिपोर्ट्स अभी सजेस्ट करती थी कि जो ईरान है दैट हैज़ रीच्ड टू 60% ऑफ द एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। ये रिपोर्ट्स कितनी सही हैं कि कितनी मैन्युफैक्चर्ड हैं, कि जैसे नोम चॉम्स्की की ने किताब लिखी थी जिसका नाम था मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट। कितनी मैन्युफैक्चर्ड है हमें आइडिया नहीं है। ईरान ने यहां तक भी कहा था जब ईरान और यूएसए की डील हुई थी, जब ओबामा वाज द प्रेसिडेंट, कि आप आओ आगे चेक करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी रिसेंट भी रिपोर्ट्स आई थी कि ओमान मीडिएशन कर रहा था और उसमें ओमान के बेसिस के ऊपर ईरान जो है वो एग्री कर चुका था कि आप आके चेक करो, हम इतनी एनरिचमेंट नहीं कर रहे हैं। फिर भी ये अटैक जो है ये किए गए। किया गया। जैसे ये कोई प्रीएम्प्टिव अटैक्स थे, ये ऐसा नहीं था कि ईरान ने किया, उसका रिटेलिएशन है। इट इज़ अ प्रीएम्प्टिव अटैक दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि यूएसए और इज़राइल चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर पावर ना बने। अब न्यूक्लियर पावर ना बनने की वजह क्या है? दैट यूएसए, सऊदी अरेबिया एंड इज़राइल, दे all three of them do not want that Iran should basically present a counter to them in regional security and regional aspirations and the geographical security in this particular region. ईरान की गलती क्या रही कि ईरान ने न्यूक्लियर पावर पहले बिल्ड करके डेटरेंस नहीं शो करी। हम्म, क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि डेटरेंस बहुत बड़ा कॉज़ बहुत होता बड़ी है। चीज है। अगर डेटरेंस होगा, न्यूक्लियर पावर होगी तो डेटरेंस होगी। इसलिए वो चाहते हैं कि रीजनल दबदबा जो है वो ईरान का ना बन पाए। हम्म। सर एक बच्चे ना चीज काफी ये मिस कर देते हैं, या फिर सिर्फ अगर एस्पिरेंट नहीं, अगर आप जनरली भी देखें तो एक चीज मिस हो जाती है कि ईरान कितना डीपली रूटेड है इस रीजन में। ईरान की एक स्ट्रेटजी आप लोगों ने काफी बार सुनी होगी, पहले भी काफी न्यूज में रही है, इनकी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। तो ईरान को कम समझना पहली बात तो बहुत बड़ी गलती हो सकती बिल्कुल। है। दूसरा सर मैं चाहूंगा कि आप एस्पिरेंट के साथ ये शेयर करें, डिस्कस करें कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है क्या, और इससे ईरान चाहता क्या है, इस एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस से इसकी आउटकम क्या है ईरान की? सर देखो, ईरान जो है ना, ईरान में एक स्ट्रैटेजी नहीं, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की जो स्ट्रैटेजी की आपने बात करी, कोई ऑफिशियल स्ट्रैटेजी नहीं है। ठीक है? ये भी नाम जो है यूएस के थिंक टैंक द्वारा दिया हुआ ही नाम था कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है, क्योंकि ईरान एक असिमेट्रिक एरिया में बैठा है। हम्म, असिमेट्रिक एरिया का मतलब क्या है? कि ईरान, अगर आप यूएस के साथ कंपेयर करो, सऊदी अरेबिया, इज़राइल के साथ कंपेयर करो, तो ईरान एक असिमेट्रिक पावर बैलेंस में है, कि इन सबकी पावर बैलेंस बहुत ज़्यादा है, ईरान का पावर कम है। और ईरान के पास ना ही कन्वेंशनल मिलिट्री रिसोर्सेज़ हैं, ना ही कन्वेंशनल एयरफोर्स रिसोर्सेज़ हैं, ना ही कन्वेंशनल उनके पास नेवल रिसोर्सेज हैं, हम्म, तो जिसकी वजह से ईरान को एक एक्सटर्नल बैलेंस ऑफ पावर के ऊपर रिलाई करना पड़ा।
इस रीजन में ईरान के साथ ऑफिशियली कोई ऐसी मेजर कंट्री नहीं है जो उसके साथ साथ दे। साथ दे। करेक्ट। तो उसके लिए ईरान ने क्या किया, ईरान ने नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर बिल्ड करना शुरू करा। जैसे-जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स बिल्ड होते गए, तो वो कंट्रीज़ जो है ईरान के साथ जुड़ती गई। फॉर एग्जांपल हिज़्बुल्लाह, लेबनान में जो बैठा है। अगर आप पैलेस्टीन में देखते हैं, हमास जो पिछले 3-4 सालों से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था, हूथीज़ यमन में हैं और उसके बाद वेरियस शियाइट मिलिशिया जो हैं इस रीजन में। और जैसे-जैसे सीरिया था, अब सीरिया के सऊदी अरेबिया और यूएस से रिश्ते बिगड़े। तो अगर आप मैप देखते हैं, तो मैप में ईरान, सीरिया, लेबनान ये सारे जो हैं, ये आपका रीजन जो है, ये जाके जुड़ता है मेडिटेरेनियन के साथ। तो ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान ये सारा रीजन जो है, ये सारा रीजन ईरान को एक रीच देता था टुवर्ड्स द मेडिटेरेनियन और इज़राइल को एक थ्रेट भी पहुँचाता था। अब जैसे ही सीरिया का गिरावट हुई, साथ भागे। अब वहाँ पे एक टेररिस्ट डेज़िग्नेटेड टेररिस्ट आया जिसको ट्रम्प ने भी पीठ थपथपा दी। अब हुँ, सीरिया का जैसे ही पिन आउट हुआ, तो वहाँ से एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में कमी आई। हुँ। उधर से हमास के ऊपर अटैक हुए, एक्सेस ऑफ वहाँ रेजिस्टेंस भी। में कमी आई। तो ये अच्छा। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की एक लूज़ स्ट्रैटेजी है जहाँ पे ईरान इज़ द मेन स्टेट एंड रेस्ट इट इज़ बैक्ड बाय द वेरियस नॉन स्टेट एक्टर्स। अच्छा, अब जैसे स्पेसिफिकली ईरान के अंदर लीडरशिप चेंज हुआ। अब लीडरशिप चेंज सडन हुआ, ऑब्वियसली नोबडी थॉट के इस लेवल पे और इतनी जल्दी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अब लीडरशिप चेंज का इम्पैक्ट क्या हो सकता है? मतलब अभी जो फिलहाल जिस तरह से रिटेलिएशन चल रही है ईरान की तरफ से, हाउ डू यू सी द न्यू लीडर कमिंग इनटू बीइंग एंड हाउ हाउ डू यू थिंक ही विल रिएक्ट टू द ऑनगोइंग सिचुएशन? ईरान में ना लीडर जो हैं जैसे आयतुल्लाह खमीनी हू पास्ड अवे, हू वाज़ बीइंग किल्ड। अब हुँ, उन्हो ही इज़ अ मार्टियर नाउ फॉर हुँ, द शियाइट पॉपुलेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। करेक्ट, जैसे इंडिया करेक्ट। में भी आपने देखा होगा, जी, लोगों ने देखा होगा प्रोटेस्ट हुए। प्रोटेस्ट तो हुई है। वहाँ पे भी क्या है, क्योंकि जो शियाइट पॉपुलेशन है उनके लिए तो ही वाज़ द टॉप मोस्ट रिलीजियस लीडर। तो जो टॉप मोस्ट रिलीजियस लीडर है वहाँ पे एक फेथ का कॉन्सेप्ट भी आता है जो ईरान में बहुत सारे लोग मानते हैं। जैसे लोग बोलते हैं रेजीम चेंज होएगा, न्यू लीडर आएँगे, क्या ईरान में जो रेजीम है और ईरान में जो पावर है ना, बहुत ज़्यादा डीपली एंट्रेंच्ड और डीप रूटेड है। ईरान में रेजीम चेंज करना इतना ईज़ी नहीं है और मे बी इट इज़ इम्प्रोबेबल। इम्पॉसिबल मैं नहीं कहूँगा, इम्प्रोबेबल है क्योंकि डीप एंट्रेंच्ड आइडियोलॉजी, फेथ है लोगों की और मिलिट्री कंट्रोल भी है। वहाँ की एक आर्मी है जिसको बोलते हैं आईआरजीसी। जी, ये जो आईआरजीसी है, जो ईरानियन ये कंट्रोल करती है सारी, आप हिसाब लगाओ इसकी सालाना एस्टिमेटेड रेवेन्यू 10 से 12 बिलियन डॉलर का है सर। जिसमें ये ट्रेड हो गया, आर्म्स हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हो गया, ऑयल हो गया, सब कुछ कंट्रोल करता है। यहाँ पे ये रीजन को भी ये जो अयतोल्लाहज़ हैं, उनके थ्रू कंट्रोल करते हैं। तो अयतोल्लाह जो है सुप्रीम पावर है, सुप्रीम लीडर्स हैं लोगों का बिकॉज़ नॉट ओनली ऑफ पॉलिटिकल बिकॉज़ आल्सो ऑफ रिलिजन रिलीजन। इनमें फेथ है। एंड अब उसमें आईआरजीसी सीम्स टू बी मच मोर देन जस्ट अ मिलिट्री। सर आईआरजीसी इज़ नॉट जस्ट अ मिलिट्री, हुँ, आईआरजीसी ट्रेड है, मिलिट्री है, आपका एकेडमिक माइंड्स को भी कंट्रोल करती है और ये पूरा एक्स ऑफ रेजिस्टेंस है ना, ये पूरा एक्स ऑफ रेजिस्टेंस वाज़ बेसिकली लेड बाय आईआरजीसी। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ पर्सनल कमांड फोर्स ऑफ द अयतोल्लाह। got it, sir. Thank you for talking about Iran-Israel rivalry. This is where our first segment ends. Now we'll talk about the role of external players who are now, very much in the limelight. For example, सबसे ज़्यादा important है इस समय पे यार यूएसए का रोल समझना। तो सर यूएसए को लेकर मेरा एक सवाल है। व्हेनेवर इट कम्स टू, जैसे आपने ऑयल की बात करी, या व्हेनेवर इट कम्स टू मिडिल ईस्ट स्पेसिफिकली, यूएसए बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता हुआ दिखता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही जानना हो जाएगा कि ऐसा क्या इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है यूएसए का, कि मिडिल ईस्ट में कुछ भी हो तो वो यूएसए का इशू पर्सनलाइज्ड बन जाता है। देखो सर सबसे पहला रीज़न तो है रिसोर्सेज़, ऑयल बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट अपॉन एनर्जी एंड सेकंडली एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट अपॉन ट्रांजिट एंड ट्रेड। हम्म, तो जब ट्रांजिट और ट्रेड और ऑयल की डिपेंडेंस आती है, तो वहाँ पे वेस्ट एशिया या मिडल ईस्ट जो है, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर एरिया है। तो यूएसए नहीं चाहता कि वहाँ पे यूएसए का कंट्रोल किसी भी हालत से थोड़ा-सा भी कम हो। अब जैसे पिछले कुछ टाइम में हमने देखा था कि यूएसए ने थोड़ा-सा बैकआउट किया था, थोड़ा-थोड़ा पीछे आने की कोशिश करी थी, तो चाइना जंप्ड इन, रशिया जंप्ड इन। करेक्ट। तो यूएसए को इस चीज़ की समझ आई कि यार देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी और नो वे दैट वी कैन लीव दिस रीजन। और दूसरा यूएसए और इज़राइल का इतना अच्छा रिलेशनशिप है, इतना अच्छा उनका एक्सेस है कि इज़राइल भी यूएसए को यहाँ से बाहर नहीं जाने देता बिकॉज़ इफ यूएसए बैक्स आउट देन इज़राइल के लिए इस रीजन में स्टेबिलिटी और एक्जिस्टेंस प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। तो ये ट्रेड, ट्रांजिट और साथ ही साथ ज्योग्राफिकल स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ये ये सब ज्योग्राफिकल फैक्टर्स स्ट्रेटेजिक हैं। लोकेशन है ना, ये ज्योग्राफिकल स्ट्रेटेजिक लोकेशन किसी भी कंट्री को मजबूर करती है उस एरिया में रहने के लिए। चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हो या बाकी ट्रेड एंड ट्रांजिट रूट्स हो, तो जितने भी वर्ल्ड के मेजर 5 चोक पॉइंट्स हैं ना, उस 5 चोक पॉइंट्स में से 2 चोक पॉइंट तो वेस्ट एशिया में ही हैं। तो वहाँ से भी इस रीजन की इंपॉर्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इट इज़ बेसिकली
geography which pulls and the trade and commercial interest of USA which pulls USA to this particular इस zone. पर्टिकुलर रीजन। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएसए? अब जो ऑब्जेक्टिव था, चलो खमीनी के साथ जो भी उनको लेट डाउन करना था या जो भी उनकी रेजिम को खत्म करना था, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है यूएसए का? व्हेन डू यू थिंक यूएसए विल स्टॉप? कब ये लड़ाई खत्म होगी? क्या ऐसा ऑब्जेक्टिव होगा जब वो पूरा कर लेंगे उसके बाद सिचुएशन विल इंप्रूव? देखो यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप उन्होंने बोला है कि यार वी आर कमिंग फॉर द रेजीम चेंज और रेजीम चेंज ईरान जैसे देश में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इम्प्रोबेबल है क्योंकि ईरान में ना घुसना बड़ा प्रॉब्लमेटिक है ईरान में घुसना इजी नहीं है बिकॉज ऑफ द टेरेन हम्म। ना मैं यहाँ पे अब हर एस्पिरेंट को एक चीज बोलता हूँ जब मैं ऑप्शन पढ़ाता हूँ पॉलिटिकल साइंस वहां पे मैं एक चीज बोलता हूँ देयर इज अ वंडरफुल बुक बाय द नेम ऑफ प्रिजन्स ऑफ ज्योग्राफी प्रिजन्स ऑफ ज्योग्राफी की किताब में देखोगे तो उसमें भी ये सारी चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है ईरान वगैरह के बारे ना अगर आप लोग मैप पे भी देखते हैं, तो मैप में देखिए इफ यू पुल आउट द टोपोग्राफिकल मैप ऑफ ईरान, तो यू विल सी दैट ईरान इज़ फ्रॉम ऑल अराउंड सराउंडेड बाय द हिल्स। हम्म। ईरान में एंट्री लेना बहुत टफ है। तो अगर रेजीम चेंज करनी है, तो इट कैन नॉट बी डन विदाउट बूट्स ऑन ग्राउंड और ईरान में यूएस के बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है, सिंपल कुछ एयर स्ट्राइक करने से रेजीम चेंज नहीं होगा। यूएसए चाहता है रेजीम चेंज, यूएसए के साथ-साथ इंटरेस्ट है कमर्शियल भी। कि यूएसए ने अगर ईरान को गिरा दिया ना if Iran is down, then there are only two powers. One is Saudi Arabia, one is Israel. करेक्ट। Both Saudi Arabia and Israel have good relationship with USA. तो यूएसए चाहता है कि सऊदी अरेबिया और इसराइल के लिए भी ये हो जाएगा कि भाई हमने आपके एनिमी को खत्म कर दिया अब दो ही पावर्स हैं 1940 से प्राइमरी 1970s के बाद अगर देखें तो साउथ जो वेस्ट एशियन स्ट्रेटेजी है इट स्टैंड्स ऑन थ्री पिलर्स वन इज यूएस सॉरी ईरान सेकंड इज इसराइल थर्ड इज सऊदी अरेबिया अगर उसमें से एक पिलर गिर जाता है तो दो पिलर जो हैं दे आर टिल्टेड टुवर्ड्स यूएसए और उसमें ट्रेड हो गया रिसोर्सेज हो गए आपकी नेवल शिप्स होगी ट्रेड एंड ट्रांजिट हो गया ये सारा जो है वो सारा का सारा बैलेंस जो है दैट विल कंप्लीटली शिफ्ट टुवर्ड्स यूएसए तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो रेजिम चेंज करने का है, योर पॉइंट ऑफ व्यू इज कि शायद वो एकदम से ना हो पाए। तो हो सकता है हमें ये जो स्कर्मिश या कह लें या इसको फुल ब्लोन वॉर कह लें, व्हाटएवर वर्ड्स यू कैन यूज, ये अभी और लंबा चल सकता है सर अकॉर्डिंग ये टू। regime चेंज इस तब तक पॉसिबल नहीं है जब इंटरनल रेबिलियन नहीं होता और आईआरजीसी और वहां की पुलिस आर्मी फोर्सेस इतनी स्ट्रांग है कि इंटरनल रेवोल्यूशन और वो इंटरनल होने नहीं देंगे। प्रोटेस्ट इज वेरी 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 डिफिकल्ट जितने वेरी आप लगा सकते हो उतना लगा लो हम्म। उतना डिफिकल्ट और है जब वहां पे तक आपने बताया कि अगर ग्राउंड फोर्सेस नहीं एंगेज होंगी, तब वो पॉसिबल नहीं है। एंड ईरान की लोकेशन और ज्योग्राफी वो क्योंकि इतना सर ईजी वहां पे नहीं कोई बनाती। प्रोटेस्ट करता है उठा के ले जाते हैं हम्म। है ना तो वहां पे प्रोटेस्ट करना डिफिकल्ट है और दूसरा लोगों में विश्वास है ना मैंने जहां बोला कि आइडियोलॉजी रिलीजियस बिलीफ आ जाता है ना वहां पे नेशनल इंटरेस्ट भी कई बार बैक एंड पे चले बैक एंड जाते पे हैं चला जाता है। So sir, the next segment is कि आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन ईरान इजराइल के बीच और फिर यूएसए का रोल क्या है, तीसरे सेगमेंट में बात करनी है ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स के ऊपर। और ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स में एक चीज की हैरानी थोड़ी सी हो रही है पिछले 2-3 दिन से कि रशिया एंड चाइना का अभी तक कोई बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिला। तो हाउ डू यू सी रशियाज एंड चाइनाज स्टांस एट दिस पॉइंट? Because that China has always maintained a very simple stance that China does not get involved in wars. China strictly restricts itself to trade. China is a very, very smart power. China को पता है that they don't want to waste the resources and whatever may be the outcome. China will be the one of the first country to have a deal or have a word or have a diplomatic relationship with that particular regime. And China understands that this regime change is not going to be possible. And more there are regime changes and more there is an offensive force of USA will be more beneficial to China because जितने ज़्यादा forces offensive USA की जाएंगी दुनिया में जितनी छोटी कंट्रीज होंगी ना ज़्यादा इनसिक्योर होंगी करेक्ट। जितनी ज़्यादा वो इनसिक्योर होंगी उतना ज़्यादा वो चाइना के प्रति जाएंगी जैसे ना यूएसए के एक फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे हेनरी किसिंजर वेरी फेमस डिप्लोमेट उन्होंने कहा था कि यार अमेरिका का ना दुश्मन होने से ज्यादा खतरनाक है अमेरिका का दोस्त होना हम्म। चाहे अमेरिका का दोस्त है, चाहे अमेरिका का दुश्मन है, सबको पता है कि यार अमेरिका के साथ ज़्यादा रिश्ते बनाना अभी ड्रेडफुल है, अभी प्रॉब्लमैटिक है। तभी आप देखो ना यूरोप इंडिया आ रहा है, यूरोप चाइना भी जा रहा है क्योंकि उनको पता है कि यार अमेरिका को कोई भरोसा नहीं है भरोसा क्योंकि नहीं। इसके टाइम के ऊपर देयर इज़ नो वर्ल्ड ऑर्डर, हम्म। नो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। हम्म। तो यूएसए चाइना इस करके चुप है। रशिया इज़ स्टिल इन इट्स वॉर विद यूक्रेन। रशिया को पता है कि यार अगर मैं ईरान में पैर फँसा लेता हूँ, तो आई लूज़ माय फ्रंट ऑन यूक्रेन। हम्म। तो रशिया को भी इस बात की अंडरस्टैंडिंग है कि रेजीम चेंज होगा नहीं रेजीम चेंज नहीं होगा तो देयर विल बी मोर ऑफेंसिव फोर्स तो ईरान और रशिया का जो बॉन्ड है वो और स्ट्रांग होगा और रशिया सिंपल है रशिया इज ऑलवेज स्टैंडिंग विद इट्स फ्रेंड्स रशिया का एक रिलेशनशिप सिंपल है कि उसने अपने दोस्तों को कभी छोड़ा नहीं है So, sir, can we say that this is making life easy for USA? This is a very fertile ground for USA to experiment whatever it wants to. क्योंकि अगर और कोई
बिल्कुल सामने से किसी तरह से रिटेलिएट नहीं कर रहा या लग रहा है कि कोई और रिएक्ट नहीं करने वाला, तो यूएसए को तो वैसे भी कोई फ़र्क ख़ास पड़ता नहीं है। नहीं, नहीं सर, ऐसा है ना कि बट ईरान इटसेल्फ इज़ अ बिग पावर। हुँ, ईरान ने आप देखो ना, ईरान का सिंपल है कि इफ वी विल गो डाउन, वी विल टेक द एंटायर रीजन डाउन। करेक्ट। दुबई, कौन सोचता था दुबई को 1 हफ्ते पहले कि दुबई पे अटैक हो सकते हैं? सेफेस्ट प्लेस ऑन प्लैनेट अर्थ। ठीक है? उसके अलावा आप देखो बहरीन है, कुवैत है, हुँ, अब ये सारी वेस्ट एशियन ऐसी पावर्स हैं जिन्होंने ना सब कुछ अपना उसमें डिफेंस में छोड़ दिया हुआ था एनर्जी कि और सही सारी है ट्रेड के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर। डिफेंस में चाहिए ही नहीं। करेक्ट। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि डिफेंस कितना इंपॉर्टेंट होता हुँ, है। तो अब यहाँ पे भी अब यूएसए के लिए भी एक अच्छी मार्केट खुल गई है। हुँ, यूएसए वाले बहुत अच्छे लाले हैं जो बिज़नेस करने में विश्वास रखते हैं। तो हुँ, यूएसए के लिए बहुत अच्छी मार्केट खुल गई है कि यूएसए को भी है कि जितने ज़्यादा ये डिफेंस के एग्रीमेंट्स होंगे ना, वहाँ पे यूएसए ही पैर फँसाएगा कि करेक्ट। हमसे सामान ले लो, हमसे सामान ले लो। हुँ, अब चाइना का सामान में उतना दम तो है नहीं, वो तो काफ़ी बार प्रूव हो गया अब। है ना? ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने प्रूव कर दिया। इस बार भी हो गया प्रूव। है ना? तो उसके बाद बेसिस के ऊपर क्या है कि यूएसए के लिए भी ट्रेड के लिए भी मार्केट खुलेगी। तो यूएसए के लिए फर्टाइल ग्राउंड नहीं है। यूएसए के लिए बस ये है कि इट इज़ अ बिग पावर। हुँ, तो यूएसए बेसिकली वो चेस की गेम खेलता है कि अच्छा आज यहाँ अटैक कर देंगे या यहाँ कर देंगे, यहाँ कर देंगे बिकॉज़ उसको पता है कि तो ज्योग्राफिकली इतना दूर है हुँ, कि वहाँ तक पहुँचना किसी के लिए भी, खासकर ईरान जैसी कंट्री के लिए मिसाइल के थ्रू इज़ वेरी, वेरी डिफिकल्ट। ठीक है? तो वो ज्योग्राफी में जो उसकी आइसोलेशन है ना, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट यूएसए उठाता है। हुँ, क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर बन चुका है, उसको लगता है द एंटायर वर्ल्ड इज़ चेस बोर्ड। करेक्ट। जहाँ पे उसको लगता है कि कुछ एक्सपेरिमेंट करना है वो कर देता है, ऐसा चलता है। वहाँ तक वो कोई और पहुँच नहीं सकता। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया, जो अगर अब यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए अगर बात करें तो स्पेसिफिकली क्वेश्चंस इंडिया के अराउंड बनते हैं, क्योंकि क्या इम्पैक्ट है इंडिया के ऊपर। ऑब्वियसली कोई एक सिंगल तरह का इम्पैक्ट नहीं होगा, मल्टीपल इम्पैक्ट्स कैन बी देयर। तो सबसे पहले तो सर हमारा सबसे बड़ा जो डाउट इस समय पर चल रहा है, इवन न्यूज़ में भी हर तरफ यही देखने को मिल रहा है कि एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बहुत बड़ा कंसर्न शो किया जा रहा है कि अगले 4-5 हफ्ते में, 2 दिन में, 4 दिन में देयर आर मल्टीपल न्यूज़ चैनल्स क्लेमिंग कि अब डीज़ल महँगा हो जाएगा, पेट्रोल महँगा हो जाएगा, तो मल्टीपल थिंग्स। सो एनर्जी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से हाउ डज़ दिस एंटायर सिचुएशन इम्पैक्ट इंडिया एंड हाउ शुड इंडिया नाउ बैलेंस इट्स ट्रेड स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू ऑयल? देखो सर, एनर्जी सिक्योरिटी, इंडिया इज़ अ वेरी स्मार्ट कंट्री। ये जो अभी रिपोर्ट्स आई थी दैट इंडिया हैज़ समव्हेयर अराउंड 8 मंथ्स ऑफ स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स फॉर ऑयल। जो हमने इतने देर में तेल खरीदा ना रशिया से, वो हमने हुँ, रखा हुआ है। तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स कंट्री के लिए सबसे इंपोर्टेंट होते हैं और 8 महीने तक तो वॉर खींचेगी नहीं, तब हुँ, तक करेक्ट, ऑयल सबको पैसा चाहिए। सफिशिएंट हो जाएगा और उनके जैसे लिए। लोगों ने पीछे ये भी बोला था कि यार इंडिया स्टॉप परचेजिंग रशियन ऑयल बिकॉज़ ऑफ ट्रम्प। ऐसा मे बी वन ऑफ द फैक्टर, इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर बट नॉट द प्राइमरी फैक्टर, क्योंकि रशियन तेल महँगा हो गया। हुँ, ठीक है? अब इस वजह से मार्केट में तेल का स्पाइक आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर वो इंटरनेशनल प्राइसिंग में आएगा। इंडिया का प्राइसिंग अभी उतना ही रहेगा बिकॉज़ हमारे पास इनफ सैंपल है, इनफ हमारे पास रिसोर्सेज़ हैं। इंडिया के लिए अच्छा बात क्या है दैट इंडिया इन इट्स न्यू इंटरिम ट्रेड डील है हमारे पास यूएसए की, फुल डील तो है नहीं, ड्राफ्ट है हमारे पास। उसमें इंडिया कैन परचेज़ ऑयल फ्रॉम यूएसए एज़ वेल करेक्ट, एंड इंडिया, अगर रशिया को लग रहा है कि यार अब मार्केट में लोग खरीदेंगे तेल, तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट रशिया में आल्सो डिक्रीज इट्स ऑयल प्राइसेस। तो सो बेनिफिट इंडिया वहाँ से भी ले सकता है। बिल्कुल, रशिया से भी तेल खरीदेगा, अमेरिका से भी तेल खरीदेगा और सबसे अच्छी हमारे लिए बात है कि यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी को ही इनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया। तो अगर हम तेल खरीदते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खरीदेंगे। तो वहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी सो हमारे लिए इंडिया सफिशिएंट है। विल बी एबल टू मैनेज, सो फार सो गुड। हुँ। तो मैनेजमेंट हो जाएगा। इंडिया के केस में सर अब जैसे एक तरफ ईरान, एक तरफ इज़राइल। इंडिया ट्राइज़ टू ऑलवेज़ बैलेंस। ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशंस है, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, चबार पोर्ट भी है, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी है ईरान में। तो इंडिया के लिए वहाँ पर भी एक तरह से एक ब्लो है। उसके साथ-साथ अगर इंडिया क्रिटिसाइज़ करता है इज़राइल के एक्शंस को, तो वहाँ पर भी एक बहुत डीप रिलेशंस हैं। तो एट दिस पॉइंट इंडिया के बारे में कई बार एक बात होती है कि इंडिया की डी हाइफनेशन स्ट्रैटेजी है, वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगी। इंडिया किसी तरह से मैनेज करेगा। सर अभी जो भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आई वुड वांट यू टू एक्सप्लेन डी हाइफनेशन स्ट्रैटेजी। हाउ विल इंडिया यूज़ एंड वो किस तरह से इस समय पर इंडिया का स्टांस बन सकता है? वो डी-हाइफ़ेनेशन पॉलिसी क्या होता है कि बेसिक हाइफ़न होता है ना, तो जैसे ईरान और इज़राइल है, अगर आप उसमें हाइफ़न डाल देते हो, तो आप देखते हो कि ईरान और इज़राइल को आप एक नज़रिए से देख रहे हो, कि ईरान और इज़राइल के आपस में रिश्ते कैसे हैं, उसके बेसिस के ऊपर इंडिया के उनके साथ रिश्ते होंगे। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ईरान के रिश्ते इंडिया से अच्छे हैं, तो अगर ईरान और इज़राइल के आपस में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो इंडिया और इज़राइल के अच्छे नहीं हो सकते एंड वाइस वर्सा। अब इंडिया क्या कर चुका है, इंडिया पिछले कई सालों से, खासकर 1990 से इंडिया ने इस चीज़ को इंश्योर किया हुआ है दैट देयर इज़ अ डी-हाइफ़ेनेशन ऑफ रिलेशनशिप। वो डी-हाइफ़ेनेशन का मतलब क्या है कि भैया आपस में आपके जैसे मर्ज़ी रिश्ते हों, हम ईरान को इंडिविजुअल एंटाइटी देखते हैं, इज़राइल को इंडिविजुअल एंटाइटी देखते हैं। हमारे ईरान के साथ अच्छे रिश्ते भी हो सकते हैं, इज़राइल के साथ भी हो सकते हैं। आपस में आप दोनों की क्या भसड़ है, उसमें हमारा कोई लेना-देना नहीं है।
इंडिया ने ईरान के साथ भी अच्छे रिश्ते मेंटेन कर रखे हैं, इज़राइल के साथ भी। अभी हमारे प्रधानमंत्री इज़राइल जाके आए हैं और आप देखो जैसे ही अटैक हुए हैं, तो इंडिया बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिसने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कॉन्टैक्ट किया और ट्वीट भी किया कि हमने ये कॉन्टैक्ट किया है। दूसरा, इंडिया आल्सो अंडरस्टैंड्स दैट देयर इज़ अ ह्यूज शियाइट पॉपुलेशन इन इंडिया। हुँ, इंडिया नीड्स टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप आल्सो, और जब ये बैलेंस करना पड़ेगा, इन करेक्ट। डेथ हुई है, खमीनी को को असैसिनेट किया गया है, या जैसे इरफान शो का नाम मार्टियर किया गया है, तो इंडिया ने उसके ऊपर भी शोक प्रकट करते हुए कहा है कि हाँ जी सर, वी हैव टेकन दिस इनटू कंसिडरेशन। हम ईरान के साथ इस टफ टाइम्स में खड़े हैं। साथ ही साथ इंडिया ने बोला है कि रीजनल सिक्योरिटी, रीजनल पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ मिडल ईस्ट में हमारा डायस्पोरा भी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। ह्यूज है और उसका इम्पैक्ट हमारे रेमिटेंसेस के ऊपर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी आता है। हुँ, तो इंडिया इज़राइल के साथ भी अच्छे रिश्ते मेंटेन कर सकता है, ईरान के साथ भी कर सकता है, और हमारे पास ये प्रूवन टेस्ट है। और तभी हम बोलते हैं कि 1947 के बाद से लेके आज तक वन पॉलिसी, आप उसका नाम जो मर्ज़ी रखो, आपकी इच्छा है कि अगर आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किसी सरकार को सपोर्ट करते हैं, नाम चेंज करते रहो। देयर इज़ वन पॉलिसी व्हिच इज़ अ फंडामेंटल पिलर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, दैट इज़ द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। हुँ। तो ये बेसिक रहेगा इंडिया के लिए। आई थिंक सर जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स अभी भी हैं, क्योंकि अभी भी सिचुएशन डेवलपिंग है, इमर्जिंग सिचुएशन है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, एवरी सिंगल डे न्यू थिंग्स कमिंग अप। बट अभी तक जो भी हो रहा है उसके तरीके से व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड टू बी अंडरस्टूड, आई थिंक वी हैव कवर्ड दिस इन द वीडियो, एंड आई वुड लाइक टू थैंक अनुज सर फॉर स्पेयरिंग टाइम। थैंक यू एंड सर। आई होप जितने भी लोगों ने ये वीडियो अभी तक यहाँ तक देखी है, हमारे साथ जुड़े रहे हो, आपको काफी कुछ चीजें समझ में आई होंगी, एंड कुछ चीजें आपके लिए समझनी आसान हुई होंगी। इसके बावजूद अगर स्टिल इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग दैट यू स्पेसिफिकली वांट टू मेंशन फ्रॉम योर साइड, आप अपना भी अगर व्यू पॉइंट रखना चाहते हैं, एज आई सेड कमेंट सेक्शन में लिखा जा सकता है, एंड वी विल बी रिस्पॉन्डिंग। हम देखेंगे, पढ़ेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, एंड आई वुड लाइक टू इनकरेज यू कि अपने भी जो भी आइडियाज हैं उसको प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख के दिए, एंड फॉर मोर सच वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू। टेक केयर।